तो आज हम लोग देखने वाले हैं अप्रैल महीने का, ये आपका बिहार का जो करंट अफेयर्स है अप्रैल महीने का, ये आपका डे 3 होगा। और हम लोग जो है प्रत्येक महीने के करंट अफेयर्स को 3 दिनों में समाप्त कर रहे हैं, लेकिन ये करंट अफेयर थोड़ा अधिक था अप्रैल में, इसलिए आपका डे 4 तक ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इस सीरीज में आप सबसे पहले अप्रैल के तीसरे सीरीज में आप देख रहे हो, मतलब डे 3 में देख रहे हो डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो। ये डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो क्या है, इसके बारे में जरा हम लोग समझते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 फरवरी 2024 को गांधी मैदान पटना में डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 का शुभारंभ किया। ठीक है, तो डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो की शुरुआत कहाँ पे की गई? गांधी मैदान में की गई। डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो का शुभारंभ किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। और कहाँ पे किया? गांधी मैदान में। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ फैक्ट है इसके बारे में देखेंगे। इस एक्सपो का आयोजन बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ, ठीक है, क्रेडाई के द्वारा किया। क्रेडाई का क्या होता है? द कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्रेडाई का फुल फॉर्म क्या होता है? द कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 5 दिनों तक पटना में किया जाएगा। तो ये जो एक्सपो की बात करेंगे, डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो का आयोजन कितने दिनों तक पटना में होगा? 5 दिनों तक होगा। किसके द्वारा होगा? तो क्रेडाई के द्वारा। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इसमें क्या क्या होगा? तो देश भर की लगभग 250 कंपनियां 400 से ज्यादा स्टॉलों अपने उत्पाद और सेवाओं को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो इसमें 400 कंपनियां जो यहाँ पे क्या कर रही है? पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो में कितनी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही है? तो 250 से अधिक मतलब क्या है? कंपनियां हैं। ठीक है, कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया? तो गांधी मैदान, ठीक है, पटना में इसका उद्घाटन किया। एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, गांधी मैदान का नाम, गांधी मैदान तो आफ्टर इंडिपेंडेंस पड़ा था, उससे पहले इसका नाम क्या था? गांधी मैदान का नाम उससे पहले हम्म पटना लॉन। क्या नाम था? पटना लॉन। लॉन। लॉज, लॉज नहीं है, लॉन है। ठीक है, क्या नाम था इसका? पटना लॉन इसका नाम हुआ करता था बिफोर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, गांधी जी के नाम पे आजादी के बाद, ठीक है, इसका नाम गांधी मैदान रख दिया गया। रीजन क्या था? से वहां पे जब एक उद्घाटन समारोह होता है ना, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस नहीं, 26 रिपब्लिक है, रिपब्लिक डे का समारोह था, तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जो कार्ड वगैरह जो लोगों को बुलाया गया था ना, उसमें नाम रखा गया था गांधी मैदान। ठीक है, उसी समय से इसका नाम गांधी मैदान हो गया, पहले पटना लॉन के नाम से जाना जाता था। ये एक्सपो की बात करेंगे, एक्सपो क्या है? तो इस एक्सपो में राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों के लिए स्टॉल भी लगाए हैं। एक्सपो का उद्देश्य की बात करेंगे कि राज्य में एमएसएमई और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष निवेश को बढ़ाएगा। यह राज्य में औद्योगिकरण की दर, रोजगार की अवसर को भी बढ़ाएगा। इस एक्सपो के दौरान बिहार सरकार की नई आईटी नीति 2024 पर चर्चा के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक सम्मेलन भी आयोजन किया जाएगा। ये एक्सपो की बात, ये बिहार एक्सपो है, यहाँ से आप प्रश्न क्या याद रख सकते हो? इससे आपको ध्यान में रखना है कि इसका पटना में गांधी मैदान में इसका उद्घाटन किया गया। सबसे पहली बात आपको ध्यान में ये रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है, इसका उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इसका नाम क्या है? डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो इसका नाम है। ठीक है, और इस एक्सपो का आयोजन किसके द्वारा किया है? क्रेडाई के द्वारा किया गया। ठीक है, क्रेडाई का फुल फॉर्म क्या होता है? द कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया होता है। कितने दिनों तक कार्यक्रम चला? 5 दिनों तक कार्यक्रम चला। कितनी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया? 250 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। कितने स्टॉल थे? स्टॉल नहीं भी याद रखिएगा तो काम चलेगा। ठीक है, और कुछ इसका पर्पस था, मतलब बिहार में इंडस्ट्री को बढ़ाना, राज्य में एमएसएमई और औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाया जाएगा। और नई आईटी नीति 2024 पे भी इस पे चर्चा किया गया। ठीक है, अब बिहार की जो नई आईटी आईटी नीति की बात करेंगे 2024 का, ये आपको मेंस में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इस पे शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इस पे शॉर्ट नोट सभी लोगों को बना लेना है। नई आईटी नीति 2024 क्या है? इसको बिहार सरकार ने जनवरी में लॉन्च किया था 2024। ये भी पूछा जाएगा बिहार सरकार की नई आईटी नीति कब आई? आपके लिए प्रीलिम्स का शानदार क्वेश्चन बनता है जनवरी 2024 में। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछेगा तो बिहार की, ठीक है, बिहार की जो आईटी नीति है कितने वर्षों के लिए? 5 वर्ष के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा फैक्ट इससे क्या बनेगा? इस नीति के तहत 30 करोड़ रुपए तक की निश्चित पूंजी पर 30% सब्सिडी प्राप्त होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 30 करोड़ रुपए तक की निश्चित पूंजी पर कितनी परसेंट सब्सिडी है? 30% सब्सिडी है। इसके अतिरिक्त 5 वर्ष के लिए 40 करोड़ रुपए तक की पूंजी पर, ठीक है, 10% का ब्याज छूट भी उपलब्ध है। उसके बाद क्या है? निवेशक 5 साल की अवधि के लिए किराए के मूल्य के 50% तक के लीज रेंटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें 5 वर्षों के लिए
ठीक है, 25% बिजली टैरिफ सब्सिडी में मिल सकती है। एग्जाम में प्रश्न कैसे हो सकता है, 70 बीपीएससी में हूबहू प्रश्न पूछ दे, नई बिहार सरकार की नई आईटी 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसके फरवरी 2024 में इसे लॉन्च किया गया। इसकी अवधि 5 वर्ष होगी। इस नीति के तहत 30 करोड़ रुपए तक की पूंजी पर 40% सब्सिडी प्राप्त की बात है। इसके अतिरिक्त 5 वर्ष के लिए 40 करोड़ रुपए तक की 10% ब्याज छूट का भी विकल्प उपलब्ध है। इस तरह के प्रश्न आपको पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। इसकी शुरुआत मैंने फरवरी बोला तो गलत है, नई आईटी नीति की शुरुआत जनवरी 2024 में हुई थी। ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 वर्ष बोल दिया था, तो इसको आपको 5 वर्ष है। ठीक है, 30 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी है, और वहां पे 30 करोड़ रुपए तक की निश्चित पूंजी पे सब्सिडी कितना है, तो 30% की सब्सिडी है। इसके अतिरिक्त 5 वर्ष के लिए 40 करोड़ रुपए तक की पूंजी पे कितना ब्याज का छूट आपको मिलेगा, तो 10% का ब्याज छूट भी है। निवेशक 5 साल की अवधि के लिए किराए के मूल्य पे कितना प्रतिशत तक का लीज रेंटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, तो 50% तक का। ठीक है, उन्हें 5 वर्षों के लिए बिजली टैरिफ में कितनी % की सब्सिडी दी जाएगी, तो 25% की मतलब क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो बिहार की नई आईटी नीति जो आई है 2024 वाली, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप लोग इसको नोट्स में जरूर अपने ऐड करें। अगर नोट्स वगैरह बनाते हैं मेंस के लिए या फिर प्रीलिम्स में भी, यहाँ से आपको प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इसको सभी लोग क्या रखें, ध्यान में रखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, देखेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आगे की प्रश्न देखेंगे तो आपको ध्यान में क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रश्न है, बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना। ठीक है, कौन सी परियोजना है, तो बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने हाल ही में राज्य की जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से बिहार को वित्तीय मदद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो बिहार को विश्व बैंक से वित्तीय मदद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, क्या चीज के लिए मिला है, तो जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए। ठीक है, अब महत्वपूर्ण फैक्ट इससे क्या है उसके ऊपर जरा हम बात करते हैं। तो विश्व बैंक बिहार में BIWRM परियोजना के लिए 390 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, BIWRM का मतलब क्या होगा, बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना, क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना। इसके तहत सरकार, वित्त मंत्रालय ने मंजूरी तो दे दी है बिहार सरकार, और साथ में विश्व बैंक के साथ में गठजोड़ करा दिया गया है। इसके तहत बिहार को कितने रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा, तो 390 करोड़। कितना रुपया है, तो 390 करोड़ रुपया है। इसको आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह परियोजना लागत का 70% शेष राशि बिहार सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। इसमें जो ये जो खर्चा जो होगा, बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में जो खर्चा जो होगा, ठीक है, 390 करोड़ रुपया जो मिल रहा है, ठीक है, ये परियोजना की कितनी है, ये मात्र 70% ही, कितनी है, 70% है। 30% कौन खर्च करने जा रहा है, तो 30% आपको बिहार सरकार खुद से खर्च करेगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 4415 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को 6 वर्षों में पूरा किया जाए। मतलब इसका टोटल लागत कितना है, 4415 करोड़ रुपया। ठीक है, कितने वर्षों में पूरा किया जाएगा, 6 वर्षों में पूरा किया जाएगा। ठीक है, सहायता कितना मिल रहा है, विश्व बैंक से कितना सहायता मिल रहा है, वित्तीय सहायता कितना मिल रहा है, 390 करोड़ रुपया। ठीक है, मतलब 390 करोड़ रुपया कितना है, 70% के बराबर है। ठीक है, मतलब 30% बिहार सरकार खुद खर्च करेगी। टोटल लागत की बात करेंगे 4415 करोड़ रुपया। कितने वर्षों में योजना पूरा होने का प्रस्ताव रखा गया, तो प्रस्ताव बताएं कितने, 6 वर्षों में। कितने वर्षों में है, 6 वर्षों में इस योजना को पूरा करने का प्रस्ताव रखा गया। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राज्य में जल संसाधनों को बेहतर प्रबंधन, बिहार में बाढ़ के खतरे को कम करना और राज्य में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण करना, सबके सब मतलब क्या है, इसके कार्य प्रणाली में शामिल है। क्या है, तो राज्य में जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना है, बिहार में बाढ़ के खतरे को कम करना है, राज्य में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण को मतलब करना है, सबके सब क्या है इस परियोजना में शामिल है। इसको आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप चलते आगे देखेंगे, आगे कौन सा प्रश्न वो भी जरा हम लोग देखते हैं। तो BIWRM परियोजना के तहत प्रस्तावित विकास कार्य की बात करेंगे। जल जीवन हरियाली अभियान, हर क्षेत्र तक सिंचाई का पानी जैसी योजनाओं के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। ठीक है, जल जीवन हरियाली अभियान है ना, और हर क्षेत्र तक मतलब सिंचाई के पानी को पहुंचाना, इस योजना को पूरा किया जाएगा। राज्य की पूर्व चेतावनी प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा। पुराने बैराज की मजबूती और बैराज के रखरखाव का भी अध्ययन किया जाएगा।
और साथ में बिहार में विभिन्न नदी जोड़ परियोजनाओं आदि के लिए फंडों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है सिमरिया धाम या फिर कहिए सिमरिया घाट। कहाँ पे पड़ता है सिमरिया घाट? है क्या सिमरिया घाट के पास से कोई लोग? बेगूसराय में। बेगूसराय। ठीक है, कहाँ पे? सिमरिया घाट की बात करेंगे, बेगूसराय में है। और किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के गंगा किनारे, ठीक नदी है। के किनारे। 24 फरवरी 2024 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिमरिया धाम बेगूसराय में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। कब किया गया? तो 24 फरवरी 2024 में सिमरिया धाम बेगूसराय, ठीक है। क्या है यहाँ पे? जल संसाधन विभाग की योजना का मुख्य आकर्षण यहाँ पर आकर्षण रहा है। क्या है? तो 550 मीटर लंबा सीढ़ी घाट एवं रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। घाट के समानांतर नदी में सुरक्षा घेरा भी डाला जाएगा। चेंजिंग रूम होंगे यहाँ पे। गंगा आरती का भी स्थान होगा, मतलब गंगा आरती भी किया जाएगा। धार्मिक अनुष्ठान के लिए मंडप भी बनाया जाएगा। श्रद्धालुओं को बैठने के लिए व्यवस्था, धर्मशाला, परिसर, शौचालय बनाए जाएंगे, ठीक है। 1 लाख वर्ग किलोमीटर में कल्प आवास क्षेत्र का विकास, आकर्षक लाइटिंग एवं प्लांटेशन भी किया जाएगा, ठीक है। सुंदर पाथवे का निर्माण किया जाएगा, पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, वॉच टावर वगैरह, ठीक है। ये सारे के सारे चीजों को बनाकर सिमरिया घाट को सरकार जो है से एक मतलब क्या टूरिस्ट क्या बोलते हैं उनको, पर्यटक स्थल के तौर पे, पर्यटन स्थल के तौर पे इसको विकसित करने जा रहे हैं, जिसको पर्यटक को मतलब क्या करे, आकर्षित करे, ठीक है। ध्यान में रखें कब नींव रखी गई यहाँ पे विकास परियोजना की, तो ध्यान रखेंगे 24 24 फरवरी फरवरी 2024 को नींव 2024। रखी गई, ठीक है। सिमरिया घाट के बारे में हम लोग जान लेते हैं, सिमरिया धाम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सिमरिया धाम को हरिद्वार के हर की पौड़ी धाम की तट पे विकसित करने के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। तो हरिद्वार में कौन मिलेगा? हर की पौड़ी धाम, इसके तट पे विकसित किया जा रहा है सिमरिया धाम को, ठीक है। ध्यान रखेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 मई 2023 को गंगा के किनारे स्थित एक सांस्कृतिक केंद्र सिमरिया धाम के पुनरुद्धार की आधारशिला रखी थी। जल संसाधन विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगभग 115 करोड़ रुपए की लागत से सीधी घाट, चेंजिंग रूप, ठीक है, और साथ में बात करेंगे तो गंगा आरती स्थल, पार्किंग, 3 मंजिला धर्मशाला आदि विकसित किया है, ठीक है। किसने? जल संसाधन विभाग ने। यह विकास कार्य जल संसाधन विभाग के रिवर फ्रंट योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सिमरिया घाट का जो विकास किया जा रहा है, फिर सिमरिया धाम का जो विकास किया जा रहा है, तो जल संसाधन विभाग के किस योजना के तहत है? रिवर फ्रंट योजना के तहत। कौन से? रिवर फ्रंट योजना के तहत। जल फ्रंट संसाधन विभाग ने योजना। कितने पैसे खर्च किए इसमें? तो 115 करोड़। कितने 115 खर्च करोड़। किए? तो 115 115 करोड़ करोड़। खर्चा किया। सिमरिया धाम के पुनः उद्धार से यह स्थान एक तीर्थ और पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित होगा, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक स्थिति भी क्या होगी? बेहतर होगी, ठीक है। अब आते सिमरिया धाम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सिमरिया घाट उत्तर वाहिनी गंगा नदी के बाएं तट पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो गंगा नदी के बाएं तट पे स्थित है, जो प्राचीन काल से आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध स्थल है। सिमरिया धाम को वैदिक युग से ही कुंभ स्थली एवं कल्पवास के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल का गौरव प्राप्त है, ठीक है। तो सिमरिया धाम को वैदिक युग से ही क्या कुंभ स्थली कहते हैं एवं कल्पवास के लिए महत्वपूर्ण स्थल के रूप में गौरव प्राप्त है, ठीक है। ऐसी मान्यता है कि राजा विदेह के समय ही सिमरिया धाम में 1 माह तक चलने वाला कल्पवास मेले की परंपरा चली आ रही थी, ठीक है। क्या मानता है? राजा विदेह, विदेह समझते हैं ना, राजा जनक को ही विदेह कहते हैं, विदेह कुमारी सीता माता को कहा जाता है। तो राजा विदेह के समय से सिमरिया धाम में 1 माह तक चलने वाला कल्पवास मेले की परंपरा रही है। कल्पवास मेला क्या होता है? कल्पवास मेले का आयोजन प्रत्येक कार्तिक मास में किया जाता है, ठीक है। बिहार सरकार ने वर्ष 2012 में कल्पवास मेले को राज्य मेला का दर्जा दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्य मेला का दर्जा भी आपको कल्पवास मेला को मिल चुका है, ठीक है। राज्य मेला का दर्जा सोनपुर मेला है, कल्पवास मेला एक और कौन सा मेला होता है या राजगीर में मलमास मेला, ठीक है। इस सबको राज्य मेला का दर्जा दिया गया है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे थाबे में जो मेला लगती है वो भी राज्य मेला है, ठीक है। तो इसको राज्य मेला का दर्जा दिया गया, इसको आपको ध्यान में। कब दिया गया? कल्पवास मेले को 2012 में दर्जा दिया गया, ठीक है। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के लिए भी पूरे मिथिला क्षेत्र में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। कौन? सिमरिया धाम, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। सिमरिया धाम मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। अब आते हैं बिहार में पर्यटन स्थल के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते। बिहार का पर्यटन स्थल के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से केबीसी नैनो में पढ़ा भी था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पहली बार बिहार सरकार से राज्य के 70 स्थलों की विशेषता धार्मिक संबंधों के बारे में जानकारी मांगी है। कितने स्थल? 70 स्थल, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इन स्थलों का चयन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के डाटाबेस से किया है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डाटाबेस से किया है। किसने? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने।
मंत्रालय द्वारा इस डाटा के संग्रह के उद्देश्य से इन स्थलों के रखरखाव और सुरक्षा से संबंधित अन्य व्यवस्थाओं की स्थिति को जानना है। बिहार के 17 अलग अलग जिलों में कितने स्थलों का चयन किया गया पर्यटन के लिए? 70। ठीक है, 70 स्थल है। 17 अलग अलग जिलों में 17 अलग अलग जिलों में 70 स्थलों का मतलब क्या किया गया? चयन किया गया। ठीक है, अब चलते हैं स्थल का नाम क्या क्या उनके बारे में जरा हम पढ़ लेते हैं। पटना में कितने स्थल है सर्वाधिक है? कितने पटना में? 11। सर्वाधिक पटना में 11। ठीक है, 11 में बुलंदीगढ़ है, छोटी पहाड़ी है, कुम्हरार महल है। कुम्हरार में किसकी महल थी? हमारी आपकी या फिर चंद्रगुप्त मौर्य की? ठीक है, किसकी थी? अशोक का नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शाह मखदूम, दौलत मलेरी, इब्राहिम गुबन, मूर्ति दातियाना इत्यादि। ठीक है, मूर्ति की बात करेंगे तो इसका मूर्ति किसका मूर्ति मिलता है? पटना से किसका मूर्ति मिला है? यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति मिला है। नहीं तो पटना में कितने स्थल को पर्यटन के तौर पर चयनित किए गए हैं? जगह छोड़ दीजिए। ठीक है, स्थल याद रखिए, 11 स्थल। ठीक है, गया में कितने हैं? गया में कितने स्थल है? गया में भी 11 है। ठीक है, गया में ध्यान रखिए शिव मंदिर, कुंज और सोमनाथ टीला ध्यान रखिए गया का स्थल है। ठीक है, भागलपुर में कितने स्थल को चयनित किया गया इस योजना के तहत? ठीक है, 4 स्थल है, जिसमें से आपको क्या है तो विक्रमशिला का अवशेष भी है, 3 पत्थर की पहाड़ी है, बेटेश्वर गुफा भी है, अजगैबीनाथ मंदिर भी है। ठीक है, किशनगंज में कितने स्थल है? तो किशनगंज में मात्र एक स्थल है जिसका नाम है कन्हैया जी मंदिर। औरंगाबाद में भी एक स्थल को चयनित किया जिसका नाम है शमशेर खान का गुबन। बक्सर में भी एक स्थल को चयनित किया गया जिसका नाम है प्राचीन टीला। अब आते हैं पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको मॉडर्न के टाइम से भी जगह का महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि लौरिया अरेराज, ठीक है, सागर दी स्तूप और बुध स्तूप। ठीक है, ध्यान रखिए इसका पूर्वी चंपारण में 3 स्थल है। जहानाबाद में आपको 9 स्थल आपको देखने को मिलता है। अब बराबर की पहाड़ी की बात करें, बराबर की पहाड़ी पे बराबर की गुफा की बात करेंगे तो जहानाबाद में है या फिर गया में है, क्या बताएंगे? जहानाबाद। जहानाबाद में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कैमूर की बात करें, कैमूर में 2 स्थल का चयन किया, जैसे मुंडेश्वरी मंदिर है, बख्तियार खान का मतलब क्या है? किला है। मुजफ्फरपुर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक स्थल को चयन किया गया है अशोक स्तंभ में, कोलुआ। ठीक है, कोलुआ कहाँ पे है भाई? ये कोल्लुआ। ठीक है, कोल्लुआ में मतलब चयन किया अशोक स्तंभ को। ठीक है, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, अब आते हैं सारण की बात करेंगे। सारण में एक स्थल है माझी का प्राचीन शहर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वैशाली में 3 स्थल है, जम्मा मस्जिद, स्तूप के अवशेष, राजा विशाल का गढ़। राजा विशाल कौन थे? जिन्होंने वैशाली शहर का निर्माण किया था। ठीक है, वैशाली शहर का नाम राजा विशाल के नाम पर है। ठीक है, सिवान में एक स्थल है, कौन सा स्थल? राजेंद्र प्रसाद जी का पुराना घर को भी मतलब, ठीक है, ध्यान रखेंगे, विकसित किया जा रहा है पर्यटन स्थल के तौर पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और तीर्थ स्थल का सिवान सॉरी राजेंद्र बाबू के गांव को तीर्थ स्थल की संख्या किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी ने। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में 7 स्थल है, अशोक स्तंभ हो गया, नंदनगढ़ किला हो गया। ठीक है, सबके सब आपको पश्चिमी बंगाल में है। नालंदा में कितने स्थल है? नालंदा में 8 है, मधुबनी में 1 है, राजा बलि का घर। रोहतासगढ़ में 5 स्थल है। ठीक है, ध्यान रखिए, इसमें से रोहतासगढ़ का किला भी शामिल है। तो बिहार में कितने जिले, कितने स्थल को चुना गया? 70। जिला कितना है? 17। जिला 17। 17। ठीक है, अब पर्यटन स्थल की बात करें, पर्यटन स्थल कितने होंगे? 70। तो पर्यटन स्थल 70 होंगे। सर्वाधिक कहाँ पे? पटना में 11 गो है और साथ में गया में 11 गो है। ठीक है, 11 के साथ दोनों क्या है? टॉप पे। हो सकता है कोई स्थल का नाम पूछ ले, फिर पूछेगा बताइए सर्वाधिक किसमें, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी इस डाटा को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कौन लिखा? अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इस डाटा को निकाला। बताइए, अल्पसंख्यक मतलब पर्यटन का कोई विभाग ही नहीं है बिहार सरकार में। ठीक है, और दूसरी बात ये भी आपको ध्यान, किसकी डाटा को सर्वे किया गया? एएसआई का जो डाटा है उसी को मतलब क्या किया गया है? सर्वे किया गया है। ठीक है, अब चलते आगे देखेंगे तो आगे कौन सा टॉपिक है उसको भी देखते हैं। ठीक है, ग्राम स्तरीय फेलोशिप योजना। ठीक है, तो बिहार में शिक्षा विभाग राज्य में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य स्तरीय फेलोशिप योजना की शुरुआत करेगा। ठीक है, जिसका नाम क्या है? राज्य स्तरीय मतलब क्या है? फेलोशिप योजना। किस चीज को बढ़ावा देना है? तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, शिक्षा, राज्य में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें जब भी इस तरह की योजना आएगा ना तो इससे 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पात्रता कौन है, मतलब किनको इस योजना का लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो हमेशा जब भी योजना वगैरह पढ़े ना इस तरह की कोई फेलोशिप या फिर कोई छात्रवृत्ति वगैरह या फिर कोई भी स्कीम वगैरह का, तो उसका लाभ किसको मिलेगा उसके बारे में जरूर पढ़ ले। ठीक है,
राज्य में उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की इस योजना की शुरुआत 24-25 में की गई। लाभार्थी कौन होंगे? तो लाभार्थी की बात करेंगे, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सभी मेधावी छात्रों को मतलब लाभ प्रदान करने का मतलब प्रस्ताव है। ठीक है। शोधकर्ताओं के चयन के लिए बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा एक समिति की स्थापना की जाएगी। यह समिति शोधकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की जांच करेगी। उनमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का मतलब क्या किया जाएगा? चयन किया जाएगा। ठीक है। कवरेज की बात करें, किस छात्रों को कवरेज किया जाएगा? संबंधित छात्रों को विदेशी और भारतीय संस्थानों में अध्ययन के लिए फेलोशिप भी मतलब प्रदान की जाएगी। हर साल बिहार के 400 से 450 मेधावी छात्रों को पीएचडी करने के लिए फेलोशिप प्रदान की जाएगी। ठीक है। अब प्रत्येक वर्ष इसमें कितने खर्च होंगे? तो 6 से 8 करोड़ रुपए आपको खर्च होंगे। ठीक है। शोधकर्ताओं को कितने पैसे मिलेंगे? तो शोधकर्ताओं के 10 से 12 हजार रुपए आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो कुछ डाटा है, 400 से 500 छात्र प्रति साल चयन होंगे। ठीक है। 6 से 8 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट की खर्च होगी। ठीक है। 10 से 12 हजार रुपए प्रति छात्र को दिए जाएंगे। ठीक है। जो छात्र जो कवरेज, कौन छात्र को कवरेज होंगे उनको विदेशी और भारतीय संस्थानों में अध्ययन के लिए फेलोशिप इनको प्रदान किया जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो बिहार सरकार की ये अच्छी योजना है, इसको भी सभी लोग क्या रखें? ध्यान में रखें। अन्य सरकार क्या है? बिहार सरकार के अन्य पर सरकार पहल की बात करें, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी एक बहुत अच्छी पहल है। ठीक है। इस योजना के अंदर प्रति छात्र को कितने रुपए तक का एजुकेशन लोन उच्च शिक्षा के लिए दिया जाता है? कितने कितने लाख रुपए का है? तो 4 लाख रुपए का आपको इसके लिए आपको लोन आपको दिया जाता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे। 42 विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिए प्रदान किया जाता है। 87 नए विषयों को शामिल करके इनकी संख्या बढ़कर मतलब कितना हो गया? 129 हो गई है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इस योजना के तहत प्रति छात्र 4 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन उच्च शिक्षा के लिए 42 विभिन्न विषयों का अध्ययन के लिए दिया जाता है। अब इसमें 87 नए विषयों को भी शामिल किया गया। ठीक है। मतलब अब 129 सब्जेक्ट इसमें, मतलब सब्जेक्ट नहीं कहूंगा, कोर्स शामिल हो गया। मतलब इसमें आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। आपको कितने मिलेंगे? 4 लाख रुपए। ये आपको पैसा नहीं मिलता है। ठीक है। आप जिस संस्था में आप जाके एडमिशन लोगे उस संस्था का एडमिशन फी वगैरह सब कुछ मतलब गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली मतलब पे होता है। ठीक है। मतलब ये आप छात्र के अकाउंट में ये पैसा नहीं आता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आप देखो कि बिहार में स्वास्थ्य देखभाल विकास परियोजना भी आपकी शुरू हो गई। ठीक है। लास्ट टॉपिक रहेगा, इसको करवाता हूँ। ठीक है। बिहार में ही देखोगे तो हाल ही में बिहार में पीएमसीएच पुनः विकास कार्य ई क्षमता ऐप, ठीक है, यू विन पोर्टल की निगरानी और कार्यान्वयन टेली मॉनिटरिंग सेल आदि जैसी स्वास्थ्य देखभाल विकास परियोजना लागू की गई। कौन कौन सी परियोजना लागू की गई? तो हाल में बिहार में पीएमसीएच पुनः विकास कार्य, ई क्षमता ऐप, यू विन पोर्टल, निगरानी और कार्यान्वयन, टेली मॉनिटरिंग सेल, ये सारे के सारे स्वास्थ्य देखभाल विकास परियोजना लागू की गई है। अब पीएमसीएच विकास कार्य के बारे में हम लोग जान लेते क्या होता है। ठीक है। तो 27 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएमसीएच पुनः विकास परियोजना के पहले चरण का मतलब क्या क्या उद्घाटन किया। तो पीएमसीएच पुनः विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन 2024 में 27 फरवरी को हुआ। और किसने किया? तो ध्यान रखें, नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। ठीक है। ये पुनः विकास कार्यों में क्या, पीएमसीएच की बात करेंगे तो इसमें पुनः विकास कार्यों में क्या क्या शामिल है? तो 20 विभागों का ओपीडी ब्लॉक होगा, ब्लड बैंक होंगे, मेडिकल स्टोर होंगे, ग्रीन जीस पावर सब स्टेशन भी होगा, 550 बिस्तरों वाला गर्ल्स हॉस्टल और मल्टी लेवल पार्किंग आदि भी यहाँ पर स्थापित की जाएगी। ठीक है। फरवरी 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? पटना मेडिकल कॉलेज एच फॉर हॉस्पिटल, को राज्य में विश्व स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केंद्र बनाने के दृष्टिकोण से पुनः विकास परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना के लक्ष्य 2028 तक 3 चरणों में विकास कार्यों को पूरा करके पीएमसीएच में, ठीक है, 5462 बिस्तरों वाला अस्पताल के रूप में विकसित करना है। पीएमसीएच में कितना? 5462 बिस्तर वाला अस्पताल को मतलब क्या करना है? विकसित करना। पीएमसीएच के इतिहास के बारे में लोग जान लेते हैं। ठीक है। तो पीएमसीएच के इतिहास की बात करेंगे, बड़ा थोड़ा पुराना का है। 1874 में अंग्रेजों का टेम्पल मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया। पीएमसीएच जो अभी आप देखते हो इसकी स्थापना 1874 में ही हो गई। इसके नाम क्या है? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस नहीं है, टीएमसी। ठीक है। ये टीएमसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखें, टीएमसी का फुल फॉर्म क्या है? टेम्पल मेडिकल कॉलेज। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? टेम्पल मेडिकल कॉलेज है। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? दैट टाइम ब्रिटिश के समय हुआ था, 1874 में इसकी स्थापना हुई थी। 25 फरवरी 1925 को टीएमसी का नाम बदल कर क्या रख दिया है? प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, मेडिकल कॉलेज। ठीक है।
तो प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज है, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो टीएमसी का नाम बदल गया प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, मेडिकल कॉलेज, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज रख दिया गया था। कब? इसको 1925 में इसका नाम बदल कर, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन भी हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कब आई थी प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, कब हुआ था? 12। बिल्कुल, ठीक है, 1912 के आसपास प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था, ठीक है। इसका नाम क्या था? पीएमसीएच का पुराना नाम टेम्पल मेडिकल कॉलेज, ठीक है। कब थी? 1874 में। इसका नाम कब रख दिएगा? प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज कब रखा गया इसका नाम? तो 1925 में, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखेंगे। ये तो पीएमसीएच के बारे में पढ़े। अब दूसरा स्वास्थ्य योजना जो बिहार में है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ई क्षमता ऐप। ये ई क्षमता ऐप क्या है? तो राज्य में नर्सिंग छात्रों के कौशल और अधिगम क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। आस्ट्रिका फाउंडेशन के साथ मिलकर बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने ये ऐप लॉन्च किया था। ई क्षमता ऐप को लॉन्च किसने किया? स्वास्थ्य विभाग ने। लेकिन क्या अकेले किया है? नहीं, सपोर्ट किसका था? तो आस्ट्रिका फाउंडेशन का सपोर्ट था। किसका था? आस्ट्रिका फाउंडेशन। इसको आपको ध्यान में रखना है। लाभ क्या होगा? एएनएम और जीएनएम तो जानते हैं ना, नर्सेस होती है। तो एएनएम जीएनएम पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, ऑनलाइन प्रशिक्षण सुविधाएं, ऑनलाइन टेस्ट आदि, ये सुविधाएं सभी 121 नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी, ठीक है। तो ई क्षमता आपको विकसित किया गया है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका आस्ट्रिका फाउंडेशन और बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी के लिए आपको देखो कौन सा पोर्टल है? यूविन पोर्टल है, ठीक है। तो कोविन पोर्टल की तरह, कोविड पोर्टल की तरह कोविन, ठीक है, कोविन आया था ना कोविड-19 के समय, कोविन पोर्टल की तरह ही सभी नियमित टीकाकरण हेतु इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री के लिए यूविन पोर्टल भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के वन स्टॉप समाधान है। बच्चों और गर्भवती मतदाताओं आदि सभी टीकाकरणों का रिकॉर्ड इस पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। जैसे कोविड के समय क्या था, आराम से क्या करते थे? टीकाकरण बुक करते थे, फिर वहां से जाके क्या करते थे? अपने सर्टिफिकेट वगैरह क्या करते थे? डाउनलोड कर लेते थे। सारा जो था आपका कोविन ऐप के थ्रू ही होता था। यहाँ पे जो किसके द्वारा किया जाएगा? तो ध्यान रखिए किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा? तो यूविन पोर्टल के द्वारा। इसमें बच्चों को जो टीका जो लगेगी, गर्भवती महिलाओं को जो टीका जो लगेगी, सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे रहेगा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में यह पोर्टल को मतलब क्या किया गया था? तो लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2023 में। बच्चों के अनुकूल आदर्श टीकाकरण केंद्र और कॉर्नर, ठीक है। प्रदेश में 260 केंद्र स्थापित है। उद्देश्य बच्चों का क्या है? टीकाकरण करवाना है। लॉन्च की बात करेंगे तो 2021 में बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने शुरुआत में 35 जिलों में इस केंद्र को मतलब लॉन्च किया था। अभी लगभग सभी जगह पे, ठीक है। बिहार में अब टोटल जाके 260 केंद्र, ठीक है, स्थापित है जहां पे टीकाकरण केंद्र है, ठीक है। एक क्या है? तो आप देखो टेली मॉनिटरिंग सेल, इसमें क्या है? राज्य के सभी टीकाकरण कार्यों की मतलब क्या होगी? रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, ठीक है। तो ये सब के सब है ताकि बिहार में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाया जा सके, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बिहार में आदर्श टीकाकरण केंद्र और कॉर्नर, यूविन पोर्टल और टेली मॉनिटरिंग सेल के उचित कार्यान्वयन के कारण आईएमआर का मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, ठीक है। आईएमआर की बात करेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, ठीक है। कितने पे कैलकुलेट होता है? 100 पे कैलकुलेट होता है, 1000 पे कैलकुलेट होता है, 1 लाख पे कैलकुलेट होता है। कितने पे? 1000। हाँ, 1000 पे कैलकुलेट होता है। कितने पे कैलकुलेट होता है? 1000 पे कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो आईएमआर की बात करेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करेंगे, शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे, 2 अंक कम होकर कितना आ गया? 27 पर आ गया है, ठीक है। तो ये एक अच्छी है, मतलब अभी 27 में 1000 बच्चों के जन्म में 27 बच्चे मृत होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे बिहार सरकार की अन्य स्वास्थ्य योजना कौन है? तो मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना, ध्यान रखेंगे। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य, ठीक है, साथ नीचे 2 योजना का पार्ट भी है, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य, ठीक है। बाल हृदय योजना किस सरकार की योजना है? बिहार सरकार की योजना। वंडर ऐप, ठीक है, अश्विन ऐप पोर्टल, ठीक है, सबके सब क्या है? स्वास्थ्य सेवा से ही मतलब क्या है, ठीक है, ज्वाइन। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। सारे के सारे क्या है? इनसे मतलब क्या होता है? रिलेट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे संगीत नाटक अकादमी। हम लोग कल के क्लास में हम लोग इसको यहाँ से क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए।